प्रिय विद्यार्थियों, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेज आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज की इस कक्षा में हम चंद्रघना से लौटती बेर, ये कविता है, कक्षा 9वीं, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में ये संकलित है। कविता के रचयिता केदारनाथ अग्रवाल हैं। इस कविता के बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। 4 विकल्प आपके पास होंगे, जैसे कि पहले प्रश्न में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चारों में से कौन सा सही है, हमें ये बताना है। कविता आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम प्रश्न हल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपको समय मिलेगा, सही प्रश्न का चयन कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको प्रश्न कैसे लगे, वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, अपनी राय अवश्य बताइएगा। और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं आपके लिए इसी तरह प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आती रहूं। पहला प्रश्न है, चंद्रघना से लौटती बेर कविता के रचयिता कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, राजेश जोशी या सुमित्रा नंदन पंत? देखिए, राजेश जोशी और सुमित्रा नंदन पंत ये तो दोनों नहीं है। केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल, इन दोनों में से एक है। तो आप कौन सा करोगे? केदारनाथ सिंह करोगे या केदारनाथ अग्रवाल? सोचिएगा। केदारनाथ अग्रवाल, सिंह नहीं होगा, केदारनाथ अग्रवाल है। आपका सही विकल्प है बी, केदारनाथ अग्रवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न पे आते हैं। यदि आप लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, चंद्रघना से लौटती बेर कविता में कवि का प्रेम किसके लिए व्यक्त हुआ है? हमें ये बताना है कि चंद्रघना से लौटती बेर कविता में कवि का प्रेम किसके लिए व्यक्त हुआ है? प्रकृति के लिए व्यक्त हुआ है, या नगर के लिए, या संस्कृति के लिए, या फिर गांव के लिए? किसके प्रति कवि ने अपना प्रेम व्यक्त किया, ये बताना है। समझ गए होंगे प्रश्न? जल्दी से आप क्लिक कीजिएगा कौन सा विकल्प सही है। चलिए अब प्रश्न को लॉक करने की बारी आ गई है और मैं लॉक करती हूँ। आपने कौन सा लॉक किया बताइएगा। और मैं लॉक करती हूँ पहला विकल्प, प्रकृति। बिल्कुल सही है, कवि का प्रेम प्रकृति के लिए व्यक्त हुआ है। तीसरा प्रश्न है, कवि ने किसकी एकता को व्यक्त किया है? गांव और नगर की, या प्रकृति और मानव की, या फिर प्रकृति और संस्कृति की, गांव और खेत की? किसकी एकता को व्यक्त किया है, ये बताना है चारों में से। और सही विकल्प कौन सा है? किसकी एकता को व्यक्त किया है? चलिए लॉक करते हैं, प्रकृति और संस्कृति। क्या यही है आपका? चलिए यही है तो अच्छी बात है। प्रकृति और संस्कृति की एकता को व्यक्त किया है केदारनाथ अग्रवाल जी ने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, हरा ठिगना चना कितना बड़ा था? ये हरा ठीक चना नहीं है, ये हरा ठिगना चना कितना बड़ा था? 6 इंच बड़ा था, या बीते के बराबर, या फिर हाथ के बराबर, या 1 फुट? कितना बड़ा था? कौन सा करोगे आप? हरा ठिगना चना किसके बराबर था, ये बताना है, जो कविता में आया है। चलिए समय मिल गया आपको, पर्याप्त है इतना। और अब लॉक करते हैं। बिल्कुल सही आंसर होगा इसका बीते के बराबर। हरा ठिगना चना कितना बड़ा था? बीते के बराबर। ये प्रश्न एक बार नोट कर लीजिएगा, हरा ठिगना चना बीते के बराबर बड़ा था। चलिए अगला प्रश्न है, रीवा के पेड़ कैसे हैं? लंबे लंबे हैं, या छायादार है, या फिर कांटेदार व कुरूप है, या सुंदर है? रीवा के पेड़ कविता में आए हैं। रीवा के पेड़ वो कैसे हैं, कैसे बताया है कवि ने? इनको छायादार बताया है, या कांटेदार कुरूप बताया है, सुंदर बताया, या लंबे लंबे? कौन सा करना है?
देखिए अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नेक्स्ट वीडियो के लिए। कौन सा करना है? कांटेदार व कुरूप, बिल्कुल सही है, कांटेदार व कुरूप रीवा के पेड़ हैं। प्रश्न नंबर 6 आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, चने के पौधे ने किस पगड़ी को बांधा हुआ? चना का जो पौधा है हरा है, ठिगना है, उसने एक पगड़ी बांधी हुई है, और वो पगड़ी कैसी है? किस प्रकार के फूल की पगड़ी है? गुलाबी है, पीला है, नीला है, या फिर हरे पत्तों की पगड़ी बांधी हुई है? पगड़ी, ध्यान दीजिए, पगड़ी। चलिए हिंट देती हूँ, आप समझ जाओगे। चने के फूल जो पौधा होता है उस पर किस रंग के फूल आते हैं? पीले आते हैं, नीले, या फिर हरे? सभी को पता है चने के ऊपर जो गुलाबी रंग के फूल आते हैं, तो उसने गुलाबी फूल की पगड़ी बांधी हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 आ रहा है, दुबली पतली अलसी स्वभाव में कैसी है? अलसी पौधा है जो चने के साथ में खड़ा है, उसका स्वभाव कैसा है? रंगीली है, या सजीली है, या हठीली है, या फुर्तीली है? कैसी है अलसी का स्वभाव? कैसा है ये बताना है। कौन से पे लॉक करोगे? चलिए मैं मेरा लॉक करती हूँ, कर दूं? कर दिया, हठीली। दुबली पतली अलसी स्वभाव में कैसी है? हठीली है। क्या आपने भी यही किया है? यही किया तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सही है, हठीली है अलसी का स्वभाव। अलसी पर किस रंग के फूल लगे हुए हैं? लाल, गुलाबी, नीले, सफेद? कैसे फूल लगे हुए हैं अलसी पर? किस रंग के फूल? रंग बताना है। अलसी का जो पौधा होता है उस पे आते हैं कैसे रंग के फूल? लाल या गुलाबी? दोनों ही गलत हैं, और अलसी पे आते हैं नीले रंग के फूल। सही उत्तर होगा नीले। प्रश्न नंबर 9 आ रहा है, ये हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? ये हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, पंक्ति में अलंकार बताना है। रूपक, यमक, मानवीकरण या उत्प्रेक्षा? कौन सा बताओगे? मानवीकरण। कौन सा होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। कैसे? क्योंकि हरा जो पगड़ी बांधना, शीश पर, सिर पर पगड़ी बांधना इंसान का काम है, तो प्रकृति पर क्या मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया है, इसलिए क्या है? मानवीकरण अलंकार है। हरे चने ने अपने सिर पर पगड़ी बांधी हुई है, तो क्या होगा? मानवीकरण अलंकार। अगला प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा। अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा पंक्ति को। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, या रूपक है, या मानवीकरण है, या फिर सभी है? ये तीनों ही अलंकार है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा, क्लिक करते हैं किसी एक पे, एक को लॉक करते हैं। कौन से को करें सोचिएगा। देखिए यहाँ पे अनुराग अंचल, अवर्ण की आवर्ती है, अनुप्रास अलंकार तो है ही। अनुराग अंचल, यहाँ पे अनुराग रूपी अंचल, प्रेम रूपी अंचल, तो यहाँ रूपक भी हो गया। और प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा, यहाँ पे प्रकृति के आंचल को हिलता हुआ दिखाया गया। आंचल किसका होता है? औरतों का होता है, पुरुषों का होता है, मनुष्य का होता है। तो यहाँ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का भी आरोप है, इसलिए क्या हो गया? मानवीकरण। तो तीनों ही अलंकार हो जाएंगे इसमें, उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी, यानी कि अनुप्रास अलंकार भी है, रूपक भी है, मानवीकरण भी है, उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पे।
छूने वाले को अलसी किसका दान देना चाहती है? मन का, या अनाज का, या हृदय का, या फिर सुख का? जो कोई अलसी के पौधे को छूता है उसको दान देना चाहती है। कैसा दान देना चाहती है? कौन सा करोगे? मन का? नहीं, बिल्कुल गलत होगा ये। हृदय का दान देना चाहती है। क्या होगा सही? छूने वाले को, जो कोई अलसी के पेड़ को छूता है, पौधे को छूता है जिसके नीले फूल होते हैं, तो अपने हृदय का दान देना चाहती है। चलिए प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। किसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं? अलसी ने, या चना ने, या फिर सरसों ने, या रीवा ने? किसने अपने पीले हाथ कर लिए हैं कविता के अनुसार? क्या बताओगे? चलिए लॉक करते हैं। लॉक करने की बारी आ गई है। सरसों ने। सरसों के फूल आ गए हैं, उसके हाथ क्या हो गए हैं? पीले हो गए। फाग के महीने में, फागुन में सरसों के पीले पीले फूल आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि सरसों सियानी हो गई है और उसने अपने ब्याह मंडप में आने के लिए, शादी के लिए अपने हाथ पीले कर लिए हैं। अगला है फागुन मास क्या गाता है? होली, फाग, दिवाली, या फिर गीत? फागुन मास क्या गाता है? क्या बताओगे? होली, फाग, दिवाली, गीत? इन चारों में से क्या होगा? फागुन में क्या गाए जाते हैं? फाग के गीत गाए जाते हैं, तो क्या होगा? फाग गाता है। बिल्कुल सही उत्तर होगा। खैर इसमें फाग गीत नहीं करेंगे, हम फाग बोलेंगे, तो क्या होगा? फाग। प्रश्न नंबर 14 है। पोखर के तल में किस रंग की घास उगी हुई है? पीली, हरी, भूरी, या काली? पोखर यानी कि तालाब के तल में घास उग रही है, उस घास का रंग कैसा है? पीला है, हरा है, भूरी है, या फिर काली है? कौन सा करोगे? अभी तक आपने सोच लिया होगा और लॉक कर दिया होगा, और अभी मैं लॉक करती हूँ भूरी। पोखर के तल में भूरे रंग की घास उगी हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चांदी का बड़ा सा गोल खंबा किसे कहा गया है? चांदी का बड़ा सा गोल खंबा किसे कहा गया है? बिजली के खंबे को, या डूबते सूर्य की परछाई को, या फिर सूखी हुई लकड़ी को, या पुराने पेड़ को? चांदी का बड़ा सा गोल खंबा किसे कहा गया है? क्या बताओगे? चांदी का बड़ा सा गोल खंबा डूबते सूर्य की परछाई को कहा गया है। ठीक है, किसको कहा गया है? डूबते सूर्य की परछाई को। चुपचाप पानी कौन पी रहा है? चुपचाप पानी कौन पी रहा है? इंसान पी रहा है, जीव जंतु, या पक्षी, या फिर पत्थर? चुपचाप पानी कौन पी रहा है? कौन सा करना है? चारों में से सही होगा पत्थर। चुपचाप पानी पत्थर पी रहा है। अगला है, ध्यान में मग्न बुगला अपनी नींद कब त्याग देता है? मछली को देखकर, या पौधे देखकर, या जल देखकर, या मेढक देखकर? कब त्याग देता अपनी नींद को? बुगला के लिए प्यारा भोजन क्या है? क्या है प्यारा भोजन? मछली है। तो जाहिर सी बात है, मछली को देखकर अपनी नींद को त्याग देता है। जब ध्यान में मग्न है बुगला, ऐसा लगता है, तो मछली देखते अपनी नींद का त्याग कर देता है। बांझ भूमि पर किसके पेड़ उगे हुए हैं? जो बांझ भूमि है उस पे पेड़ उगे हुए हैं। किसके उगे हुए हैं? कीकर के, रीवा के, नीम के, या आंवला के? कौन सा करना है चारों में से? बिल्कुल सही होगा रीवा के। बांझ भूमि पर रीवा के पेड़ उगे हुए हैं। कवि किसकी प्रेम कहानी सुनाना चाहता है? सारस की, तोते की, मछली की, या फिर चिड़िया की? किसकी प्रेम कहानी सुनाना चाहता है कवि? आपका समय समाप्त हुआ। और सारस की प्रेम कहानी सुनाना चाहता है। कवि किसकी प्रेम कहानी सुनाना चाहता है? सारस की। मछली का भक्षण करने वाली चिड़िया का माथा कैसा? एक चिड़िया है जो मछली का भक्षण करती है, यानी कि खाती है। उसका माथा कैसा है? माथा बताना है। पीला है, हरा है, नीला है, या फिर काला है? कैसा है? मछली का भक्षण करने वाली चिड़िया का माथा काला है।
चिड़िया कैसी है? सियानी है, चतुर है, या फिर चालाक है, या आलसी है? कैसी है चिड़िया? जिसका माथा काला है, मछली का भक्षण करती है और वो चतुर है। कैसी है? चतुर। पोखर के जल में चांदी का बड़ा सा गोल खंबा किसे कहा गया? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, लेकिन घुमा फिरा के आया था, तो जाहिर सी बात है उसमें आया था कि सूर्य की परछाई को, डूबते सूर्य की परछाई को, तो यहाँ भी क्या होगा? सूर्य के प्रतिबिंब को घुमा के प्रश्न आया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वही करना है। सूर्य के प्रतिबिंब क्या? सूर्य की परछाई को, डूबते हुए सूर्य की परछाई को, कैसे भी आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस स्थान की अनगढ़ पहाड़ियों में प्राकृतिक सुंदरता नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक सुंदरता है नहीं है। कौन से स्थान की जो अनगढ़ बिना घड़ी पहाड़ियाँ हैं वहाँ प्राकृतिक सुंदरता नहीं है? विंध्याचल है, नीलगिरी है, या फिर अरावली है, या चित्रकूट है? कौन से स्थान की अनगढ़ पहाड़ियों की में प्राकृतिक सुंदरता नहीं है? क्या होगा? चित्रकूट। चित्रकूट की पहाड़ियों में प्राकृतिक सुंदरता नहीं है। चांदी का बड़ा सा गोल खंबा पंक्ति में अलंकार कौन सा है? अनुप्रास है, उपमा है, रूपक है, या उत्प्रेक्षा है? चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, पता लग गया होगा आपको कौन सा अलंकार है? चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, कौन सा करूं? अनुप्रास या रूपक? नहीं, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि सा यहाँ पे वाचक शब्द है। बड़ा सा क्या है? वाचक शब्द। सी, सा, सम, सरिस, के समान, सदर से, जैसा, ये पंक्ति में आता है तो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। तो यहाँ भी क्या है? उपमा अलंकार। उपमेय और उपमान में तुलना की गई है, उपमा अलंकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोखर के जल के ऊपर कौन उड़ रहे हैं? पोखर तालाब के जल के ऊपर भौरे उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, मधुमक्खी हैं, या फिर हवाई जहाज उड़ रहे हैं? कौन उड़ रहा है ये बताना है। और सोच लिया होगा आपने। अभी आपकी क्लिक करने की, लॉक करने की बारी है। कौन सा लॉक करें? चलिए बी लॉक करके देखते हैं, करते हैं। बिल्कुल सही है, पोखर के जल के ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 26 आ रहा है। प्रश्न नंबर 26 को पढ़ने से पहले एक बार फिर से आपसे निवेदन करती हूँ, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपना इसी तरह सहयोग स्नेह बनाए रखें। उर्मिला यादव के साथ रहें, साथ चलें, वीडियो देखते रहें। चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में कवि का कैसा रूप दृष्टिगोचर होता है? प्रकृति प्रेमी का, या पशु प्रेमी का, या फिर सौंदर्य प्रेमी का, एकांत प्रेमी का? किसका वर्णन है चंद्रघना से लौटती बेर कविता में? प्रकृति प्रेमी का। कैसा है कवि का रूप? प्रकृति प्रेमी का है। चित्रकूट की भूमि को बांझ क्यों कहा गया है? यहाँ कोई फसल नहीं होती, कोई देखभाल नहीं करता, या किसी शिशु का जन्म नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं। चित्रकूट की भूमि को बांझ कहा गया है। क्यों कहा गया है? ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि चित्रकूट की भूमि को क्या कहा गया है, तो आप क्या बताओगे? बांझ कहा गया। कहाँ की भूमि को बांझ कहा गया है, फिर क्या होगा? चित्रकूट। घुमा फिरा के प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ की भूमि को बांझ क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ किसी शिशु का जन्म नहीं होता। अगर हम ये करते हैं तो हमारा गलत हो जाएगा, और सही विकल्प है क्योंकि यहाँ कोई फसल नहीं होती, इसलिए यहाँ की भूमि को बांझ कहा गया है। ठीक है, पहला विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 28 है, पोखर के जल के ऊपर उड़ रहे पक्षियों के माथे किस रंग के? पहले प्रश्न आया था कि पोखर के जल के ऊपर कौन उड़ रहा है या क्या उड़ रहा है, और अब प्रश्न है पोखर के जल के ऊपर उड़ रहे पक्षियों के माथे का रंग कैसा है? पक्षियों के माथे का रंग बताना है। काले हैं, या लाल हैं, या भूरे हैं, या पीला? कैसे माथे हैं उन पक्षियों के? तो क्या बताओगे? कौन सा करना है? भूरे, पीले? नहीं, काले। कैसे हैं उनके माथे? काले रंग के हैं। खेत के पास कैसा दृश्य व्याप्त है? स्वयंवर सभा का, या नाटक के दृश्य का, या खेत के मैदान का, या फिर स्कूल का? खेत के पास का जो दृश्य है वो कैसा है? कैसा दृश्य व्याप्त है?
स्वयंवर सभा का। प्रश्न नंबर 30 है, किस आवाज कवि के मन को बहुत किसकी आवाज, ये किस आवाज नहीं होगा, किसकी आवाज है, किसकी आवाज कवि के मन को बहुत भा रही है, मोर की, कोयल की, तोते की या बगुले की, किसकी आवाज भा रही, किसकी आवाज अच्छी लगती है कवि को, तो होगा इसका सही उत्तर कोयल की। कोयल की आवाज़ बहुत मीठी सुरीली होती है, लेकिन यहाँ कोयल की आवाज़ नहीं होगा, यहाँ कवि के मन को भाने वाली आवाज़ है तोते की। कैसी है? तोते की आवाज़। चंद्रघना से लौटती बेर कविता में कौन से छंद का प्रयोग हुआ है? कोई न कविता किसी न किसी छंद में लिखी जाती है, छंदमय जो पंक्तियाँ होती है वही क्या होती है? कविता होती है। तो कौन से छंद का प्रयोग हुआ है? कवित का, सवैया का या मुक्तक का या फिर चौपाई? केदारनाथ अग्रवाल जी की चंद्रघना से लौटती बेर कविता में मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। कौन सा छंद है? मुक्तक, जहाँ कोई बंधन नहीं होता, लय का, तुक का, गति का कोई बंधन नहीं होता, कवि अपने भावों को उन्मुक्त भाव से, स्वतंत्र भाव से कहता है, वहाँ क्या होता है? मुक्तक छंद होता है। चंद्रघना से लौटती बेर कविता में भाषा के किस गुण का प्रयोग है? मैं बताना चाहूँगी भाषा में 3 गुण होते हैं, ओज, माधुर्य और प्रासाद। विद्वानों ने, आचार्य भट्ट मुनि ने 10 गुण माने हैं, मम्मट ने 3 गुण माने हैं, जो ये आपके सामने प्रसाद, ओज और माधुर्य। तो इनमें से कौन सा गुण है भाषा का इस कविता में? कौन सा है? सोच लिया होगा आपने, मैंने हिंट आपको बता दिया है। और होगा यहाँ पे प्रसाद गुण। देखिए, जहाँ वीरता का भाव होता है ओज गुण होती है, जब प्रसन्नता का भाव होता है, मन में प्रसन्नता, हर्ष आ जाए, वो होता है प्रसाद गुण। तो यहाँ पे प्रसाद गुण संपन्न है, ठीक है, मन में खुशी होती है। प्रकृति का कैसा आंचल हिल रहा है? प्रकृति का कैसा आंचल हिल रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा? विराग, अनुराग, राग, दुराग। कैसा आंचल हिल रहा है? इसका सही उत्तर होगा अनुराग। क्या होगा? अनुराग। प्रकृति का आंचल जो हिल रहा है, अनुराग आंचल हिल रहा है, ये आया था ना, तो कैसा आंचल हिल रहा है? अनुराग। तो ये थे आज की चंद्रघना से लौटती बेर कविता की बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करती हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने नोट भी किए होंगे। अच्छी लगी होगी वीडियो। यदि आपको सब कुछ अच्छा लगा है तो आप इसी तरह अपना साथ बनाए रखिएगा। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक के लिए आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर बने रहिएगा।